नमस्कार दोस्तों, मेरे इस मंच पर मैं अभिसार शर्मा आपका स्वागत करता हूं। वो फिल्म है ना शान, जिसका गाना है बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहां तुम कहां। यकीन मानिए आज की रात मुख्यमंत्री आदित्यनाथ और उनके प्रतिद्वंद्वी अखिलेश यादव के लिए बहुत भारी रात है, बहुत मुश्किल रात है। मगर जो खबर मैं आपके सामने लेकर आया हूं दोस्तों, उस पर गौर करना पड़ेगा। कल जब पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दो आरोप लगाए थे। पहला इस तस्वीर पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपनी कंस्टिट्यूएंसी बनारस में कितने बड़े पैमाने पर ये ईवीएम मशीन्स मिलती हैं। जी हां, ये ईवीएम मशीन्स मिलती है और अखिलेश यादव सीधे तौर पर इसे धांधली से जोड़ देते हैं। और यही नहीं, वो एक और बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगाते हैं। गंभीर आरोप वो ये लगाते हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के कार्यालय से एक बड़े सरकारी अधिकारी ने तमाम जो सरकारी अधिकारी लगे हुए हैं जमीन पर, उन्हें फरमान जारी किया गया है कि जिन जिन सीटों पर करीबी मुकाबला होगा वहां पर जो है नतीजे को खींचना, ताकि उसमें गड़बड़ किया जा सके। जब अखिलेश ने यह बात कही थी तो उनका मजाक भी उड़ाया गया था और यह भी कहा गया था कि भाई अखिलेश बौखलाए हुए हैं और यह एक हारते आदमी की बौखलाहट है। अब आपके सामने खबर देखिए दोस्तों, यह ब्रेकिंग न्यूज कुछ देर पहले आई थी, आपके स्क्रीन पर है। चुनाव आयोग के सूत्र, चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश के सीईओ से कहा है कि वो बनारस के एडीएम एनके सिंह के खिलाफ कार्रवाई करें। मुद्दा है जिस तरह से बगैर चुनाव आयोग के प्रोटोकॉल को, ईवीएम्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा था। यही तस्वीर हमने आपको दिखाई थी दोस्तों, और इसी के ऊपर सवाल उठाया गया था। और यही नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बनारस के कमिश्नर ने बयान में कहा था कि हमसे प्रोटोकॉल में जो है त्रुटि हो गई थी। मैं नहीं जानता हूं क्या नतीजे होने वाले हैं, मगर एक बात तय है दोस्तों, इन चुनावों ने चुनाव आयोग की रही सही इज्जत को रस्ते पर ला दिया है। एक के बाद एक जो तस्वीरें सामने उभर कर आ रही हैं वो बहुत ही शर्मनाक हैं। और अब तो चुनाव आयोग खुद अपनी गलती मान रहा है। कल अखिलेश ने किस तरह से हमला बोला था, सुनिए फिर से। ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरे का समय है। जो दल हार गया, अब उसके बस में यही है जो अब करने जा रहे हैं। ये जितने कुछ एग्जिट पोल हुए हैं वो इसीलिए हुए हैं कि अगर वो चोरी भी करें तो शायद नजर ना आए। अब ईवीएम्स पकड़ी गई हैं, बहाना कोई ना कोई अधिकारी बताएंगे कि हम ईवीएम्स इसलिए ले जा रहे थे। आखिरकार फोर्स के साथ क्यों नहीं ईवीएम्स जा रही थी? यही नहीं दोस्तों, अब अखिलेश ने फिर से ट्वीट किया है और इसमें वो मान रहे हैं कि यह चुनाव लोकतंत्र के लिहाज से एक बहुत अहम चुनाव है और अगर ये जंग हार गए तो लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। उन्होंने क्या कहा है, मतगणना केंद्रों को लोकतंत्र का तीर्थ समझकर वहां जाएं और डटे रहें और सत्ता पक्ष द्वारा चुनाव परिणाम में हेराफेरी की हर साजिश को असंभव बना दें। समाजवादी पार्टी गठबंधन की जीत हो रही है, तभी तो भाजपाई धांधली की कोशिश कर रहे हैं। लिख रहा हूं यह सोचकर कि शायद जागेगा जमीर, बेखबर से हो गए हैं न जाने क्यों कुछ खबर नवीस। यह सीधा हमला मीडिया पर है, क्योंकि अखिलेश ने जब यह मुद्दा उठाया तो इसे किसी न्यूज चैनल ने बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी। उल्टा अधिकतर न्यूज चैनल्स, अधिकतर पत्रकार उनका मजाक उड़ा रहे थे। और अब चुनाव आयोग ने खुद अपने अधिकारी के खिलाफ एक्शन लिया है। बात यहां रुक नहीं रही है। अब मैं आपको एक और खबर दिखाता हूं, न्यूज़ 24 की खबर। संत कबीर नगर मतगणना स्थल में लेखपाल के पास ईवीएम में लगने वाले 2 बैलेट पेपर बरामद। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कर्मचारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच के आदेश दिए। अब ने और जिला निर्वाचन अधिकारी ने अपने उस मुलाजिम को किस तरह से पकड़ा था दोस्तों, अब मैं वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं। न्यूज़ 24 इस खबर में कह रहा है, संत कबीर नगर जिला निर्वाचन अधिकारी ने बैलेट पेपर पकड़े जाने पर चूक को कबूला, एसडीएम को फटकार लगाई। और बात यहां नहीं रुक रही है। मुरादाबाद की तस्वीर, समाजवादी पार्टी का गंभीर आरोप। यह वीडियो आप इस वक्त देख रहे हैं। इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी क्या कह रही है, पढ़ के सुनाना चाहता हूं। मुरादाबाद की बिलारी विधानसभा से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी ने हजारों की संख्या में खाली मतपत्र पकड़े हैं। इन मतपत्रों को बिलारी तहसीलदार मतगणना केंद्र पर क्यों और किसके कहने पर लेकर गए थे? क्या उद्देश्य था? चुनाव आयोग कृपया स्पष्ट करे। ये वीडियो बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं
वो नाराज हैं, उग्र हो गए हैं, सक्रिय हो गए हैं और अब धरना दे रहे हैं तमाम जगहों पर, घेरेबंदी कर रहे हैं तमाम ईवीएम स्ट्रांग रूम्स की। यह वीडियो देखिए दोस्तों, एक चुनाव आयोग की गाड़ी जा रही है तो बाकायदा वो उसकी पड़ताल कर रहे हैं, उसके अंदर झांक कर देख रहे हैं भैया कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। मैं ये समझना चाहता हूं, मैं जानता हूं आप में से कई लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग तो ये कह ही रहे हैं कि चूंकि एग्जिट पोल्स में समाजवादी पार्टी को हारा हुआ दिखाया जा रहा है, ये अखिलेश यादव की बौखलाहट है। हो सकता है अखिलेश यादव को लग रहा हो कि वो हार रहे हों और वो इस तरह से हाथ पांव मार रहे हैं, मगर यहां पर हमें तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। नंबर 1। नंबर 2, चुनाव आयोग अपनी गलती मान रहा है और उसने एक्शन लिया अपने एक अधिकारी के खिलाफ। मगर सबसे बड़ा प्रश्न, जो व्यक्ति मुख्य चुनाव आयुक्त जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कृपा से उस पद पर बिठाया गया था, वो टाइम्स नाउ नव भारत को इंटरव्यू दे रहा है, यानी कि एक सरकारी न्यूज चैनल को इंटरव्यू दे रहा है। क्या इनकी हिम्मत है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, सब पत्रकारों के सवालों का जवाब दें, या प्रेरणा यहां पर मोदी जी से ही लेंगे? नो प्रेस कॉन्फ्रेंस, मगर हां अपने पालतू पत्रकारों को इंटरव्यू दे दो, क्योंकि वो जो है बहुत ही हल्के अंदाज में आपको फुल टॉस फेंकेंगे, फ्लाइटेड बॉल फेंकेंगे, जिससे आप आगे बढ़ बढ़ के सीमा रेखा के पार पहुंचाते रहें। कितने शर्म की बात है दोस्तों, वाकई शर्म की बात है। और इससे कहीं ना कहीं लोकतंत्र जो है बार बार शर्मसार हो रहा है दोस्तों, और वो भी एक ऐसे राज्य में जहां आप जानते हैं मामला बहुत ही ज्यादा संवेदनशील है। अब मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि चुनाव को लेकर कल जो अब 10 मार्च को जो वोट डाले जा रहे हैं, उसको लेकर समाजवादी पार्टी ने क्या मांग की है आपके स्क्रीन पर। मतगणना की वेबकास्टिंग कराए जाने तथा वेब कास्टिंग का लिंक राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराए जाने के संबंध में, यानी कि जो पूरी वोट्स की काउंटिंग हो रही है वो लाइव तमाम लोगों को दिखाया जाए, तमाम राजनीतिक दलों को दिखाया जाए और ये राजनीतिक दलों को मुहैया कराया जाए, ये उन्होंने लेटर भेजा है। मगर मैं कुछ और पूछना चाहता हूं। ये जो ईवीएम्स को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, जिस तरह से मतपत्र मिल रहे हैं, ईवीएम्स खुले में घूम रही हैं, ये सवाल तो बीजेपी को भी तो उठाना चाहिए ना। ये चुनाव बीजेपी के लिए भी अहम है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, इतने सारी जो गड़बड़ सामने आ रही है, भाजपा के कार्यकर्ता सामने क्यों नहीं उभर कर आ रहे हैं? भाजपा के नेता सामने उभर कर क्यों नहीं आ रहे हैं कि भैया ये गड़बड़ क्या हो रहा है, बताइए। या कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाजपा के नेता आश्वस्त हैं कि भाई गड़बड़ जो भी हो हमें कोई नुकसान नहीं होने वाला है? तमाम राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग की इस नाकामी को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि ये ना भूलें जब वोटिंग हो रही थी तो ये शख्स गन्ना मंत्री सुरेश राणा, इन्होंने मांग की थी क्या, कितने 40 जगहों पर पुनः मतदान कराया जाए, यानी कि प्रशासन आपका, पुलिस आपकी, फिर भी आप ये कह रहे हैं कि 40 जगहों को फिर से मतदान कराया जाए। हो सकता है हार दिख रही हो। मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूं कि चुनाव को लेकर हम कोई चांस नहीं ले सकते, उसमें पारदर्शी रवैया अपनाया जाना बहुत जरूरी है। बहरहाल, एक तरफ उत्तर प्रदेश में जिस तरह से चुनाव हुए उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं और प्रमाणों के साथ सवाल उठ रहे हैं। दूसरी खबर जो है बहुत दिलचस्प है दोस्तों। क्या आप जानते हैं 10 मार्च को तो नतीजे आ रहे हैं, मगर परसों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में रोड शो करने वाले हैं। इससे 2 चीजें पता चलती हैं। इससे पता चलता है दोस्तों कि चुनाव लड़ना सिर्फ और सिर्फ भाजपा को या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लड़ना आता है। यानी कि भाई उत्तर प्रदेश के चुनाव खत्म नहीं हुए कि अगले दिन वो रोड शो कर रहे हैं और प्रधानमंत्री पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि वो चुनाव जीतने वाले हैं। अब इसका दूसरा तर्क क्या है? उसका दूसरा तर्क यह है कि वैसे तो चाहे पश्चिम बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, इसकी बहुत जबरदस्त फॉरवर्ड प्लानिंग बीजेपी करती है, मगर जब कोई बहुत बड़ी समस्या देश के सामने आती है उसको लेके फॉरवर्ड प्लानिंग क्यों नहीं होती है? जब पहला लॉकडाउन की घोषणा की गई थी तो आपने गरीब मजदूरों को 4 घंटे का वक्त भी नहीं दिया था, आपने सब कुछ बंद कर दिया था, हाहाकार मच गया था, कोई फॉरवर्ड प्लानिंग नहीं, सड़क पर चलने को मजबूर हो गए थे। मगर चुनाव को लेकर
यानी कि उत्तर प्रदेश के नतीजों के अगले दिन गुजरात में रोड शोज शुरू हो रहे हैं प्रधानमंत्री के। कमाल है। उसी तरह से मार्च 2020 में कोरोना को महामारी घोषित कर दिया गया था, मगर ऑक्सीजन को लेकर टेंडर आपने 7-8 महीने बाद जारी किए और उस पर भी काम बहुत धीमे से चलता रहा और उसका नुकसान हमें हुआ कोरोना की दूसरी लहर में, जहां ऑक्सीजन की कमी से लाखों लोग मारे गए। यानी कि वहां पर भी कोई फॉरवर्ड प्लानिंग नहीं। यूक्रेन में देखिए साहब, यह आदमी पीयूष गोयल मोदी सरकार के सबसे नाकारा मंत्री है। यह आदमी अपने इस बयान में कह रहा है कि हमने तो एडवाइजरी दे दी थी 15 फरवरी को, मगर छात्रों ने इस पर अमल नहीं किया। यानी कि यूक्रेन से अगर छात्र नहीं आए तो इसका दोष किस पर मढ़ा जा रहा है? छात्रों पर। जबकि मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि 15 फरवरी को मोदी सरकार ने जो एडवाइजरी जारी की थी उसमें बहुत असमंजस था। यह कहा जा रहा था कि अगर आप छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, मे कंसिडर टू लीव, इस तरह की बात की जा रही थी। जबकि अन्य देश साफ तौर पर कह रहे थे, खासकर अमेरिका, ब्रिटेन, अन्य देश जो हैं वो साफ तौर पर कह रहे थे कि डोंट गो टू यूक्रेन, और उन्होंने कोशिशें भी शुरू कर दी थी। ये ना भूलें कि हमारे छात्र जो हैं वो मेडिकल की पढ़ाई करने गए। इस तरह के जो बड़े फैसले होते हैं, सामरिक फैसले होते हैं, वो देशों को लेना पड़ता है। ये पहली सरकार होगी जो किसी भी समस्या के लिए अपने नागरिकों पर दोष मढ़ती है। तो मैं मुद्दा आपको क्यों बतला रहा हूं कि यूक्रेन में भी जब संकट सामने था तो आपने सलीके से प्लानिंग नहीं की, और ये बार बार बता रहे हैं। मगर जहां तक चुनाव की बात है, वेल डन मोदी जी, हैट्स ऑफ। मगर समस्याओं के मामले में बहुत पीछे। खैर, मगर इस मंच का मकसद यह है कि हम इस सरकार से सवाल करते हैं और करते रहेंगे, चाहे 10 मार्च का कोई भी नतीजा आए। इसलिए नफरती चिंटुओं, बर्दाश्त करना पड़ेगा अभिसार के सवालों को। ये सवाल तो होते रहेंगे। नमस्कार।